कुछ साल पहले आसमान से कई सारे जादुई सितारे जमीन पे आ गिरे थे, जिनमें जादुई शक्तियाँ थी और वो शक्तियाँ जीवन का आधार बन चुकी थी। और फिर कुछ सालों बाद एक काला पत्थर जमीन पे आ गिरा था, जिसमें से कई सारे मॉन्स्टर निकले थे, जिन्होंने इंसानों पर बहुत अत्याचार किए थे। और जब सारी इंसानियत उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी आसमान से वो आए जिन्हें म्यूजिक कार्ड कहा जाता है, और उन्होंने अपने म्यूजिक से सभी मॉन्स्टर को हरा दिया था। और इसी के साथ इंसानों ने जीने की नई उम्मीद पाली थी। और ये कहानी एक औरत अपने बच्चे को सुना रही होती है। तभी उसका बड़ा बेटा कहता है कि उसे मार्केट घूमने जाना है, तो वो मार्केट घूमने चला जाता है। वहाँ पर वो लड़का जिसका नाम जिन था, वो ग्रैंड पियानो के पास आ जाता है, और वो उस पियानो को बजाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, और इस लड़के का नाम टाक्ट होता है, और ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। और वो कहता है कि ये पियानो एक्चुअल कंडीशन में अभी है। फिर टाक्ट बिना टाइम वेस्ट किए उस पियानो को बड़ी बेहतरीन तरीके से बजाने लगता है, और उसका पियानो का म्यूजिक बहुत ही सुंदर होता है, और पूरा शहर पियानो को सुन रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से D2 आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी D2 पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। उसे देखकर टाक बोलता है डेस्टिनी, और तभी वहाँ पर एक लड़की आके D2 को एक बहुत जोरदार किक मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते कि टाक का एक हाथ गायब हो जाता है, और फिर डेस्टिनी अपने फॉर्म में आ जाती है, और वो दोनों मिलकर D2 को हरा देते हैं। और इस फाइट के दौरान डेस्टिनी ने अपनी पावर, फुर्ती और खूबसूरती से वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया था। और टाक को भी थोड़ी हवाबाजी करनी थी, तो वो एक बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन वो डेस्टिनी की तरह नहीं उड़ सकता, तो वो जमीन पे गिर जाता है। तभी डेस्टिनी वहाँ आती है और बोलती है कि मास्टर तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तब टाक कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम एक साधारण से D2 को मारने के लिए मेरी बहुत सारी एनर्जी लेती हो, तुम पावर ज्यादा यूज करती हो, इसलिए मेरी पावर कम हो जाती है। तो डेस्टिनी उसको सॉरी बोलती है। और इस दुनिया में D2 से जो लड़ते हैं उन्हें म्यूजिक कार्ड कहा जाता है। म्यूजिक कार्ड डेस्टिनी है, और टाक उसका कंडक्टर है, जो कि डेस्टिनी को ऑर्डर देता है, और डेस्टिनी उसके ऑर्डर मानती है। और टाक का हाथ गायब क्यों हो जाता है, और डेस्टिनी अपना अवतार कैसे बदल लेती है, और डेस्टिनी और टाक इतने पावरफुल क्यों है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एना होता है, और ये डेस्टिनी की बहन है। और फिर एना डेस्टिनी से टाक को कार में डालने के लिए कहती है, और उस फाइट के बाद एना टाक को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें वहाँ जाके म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए था, क्योंकि म्यूजिक से D2 नफरत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कार में ही डेस्टिनी बहुत सारे बिस्किट के पैकेट खा गई होती है, और इतना खाने के बाद वो कहती है कि उसे और कैलोरीज की जरूरत है, क्योंकि डेस्टिनी एक म्यूजिक कार्ड है, इसलिए उसे पावरफुल रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और हमें पता चलता है एना टाक और डेस्टिनी को न्यूयॉर्क ले जा रही थी। फिर वो एक होटल में जाके पहुंचते हैं, और होटल में जाके उन्हें पता चलता है कि उनके बाद वाला जो शहर है वहाँ D2 ने हमला कर दिया था, और तो और D2 के अटैक की वजह से उस शहर में कोई नहीं रहता, और न्यूयॉर्क जाने के लिए वो रास्ता लेना जरूरी है। लेकिन अब जबकि वहाँ बहुत सारे D2 थे, तो रास्ता लेना खतरे से खाली नहीं था। और टाक वहाँ पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखता है, और उसे देखकर उसे बजाने का सोचता है, पर इस होटल का ओनर टाक को मना कर देता है, क्योंकि म्यूजिक बजाने की वजह से D2 वहाँ आ जाते। टाक ओनर से कहता है कि वो सभी D2 को मार देगा, पर बदले में वो उसे म्यूजिक बजाने देगा। तो टाक डेस्टिनी को ऑर्डर देता है, और वो अपने फॉर्म में आके D2 को मारने लगती है। डेस्टिनी उन D2 को मार के आती है, तो वो बहुत ही घायल हो जाती है, और टाक भी बेहोश हो जाता है। तो एना उन्हें वापस होटल ले आती है, पर वो दोनों फिर से D2 से फाइट करने के लिए सोचते हैं। और इस बार डेस्टिनी टाक के लिए उसका पियानो ले आती है, जो कि उसने पिछले वाले शहर में बजाया था। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने चले जाते हैं, और टाक पियानो बजा रहा था, और उसके पियानो की आवाज से बहुत सारे D2 आ जाते हैं, और वो डेस्टिनी पर हमला कर देते हैं। पर इसके बाद डेस्टिनी अपने फॉर्म में आ जाती है, और फाइट करना शुरू कर देती है, और वो अपने एक ओपी अटैक से उन D2 को हरा देती है। ये सब खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि टाक और डेस्टिनी उस जगह पे बैठे होते हैं, और टाक म्यूजिक बजा रहा होता है, और डेस्टिनी उसको आराम से सुन रही होती है। और फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी जमीन पर पड़ा था, और उसका बेटा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके फादर मर जाते हैं। और इस इंसान का नाम केंजी असीना होता है, और ये लड़का जो है ये टाक होता है, और ये उसके फादर हैं। और वहाँ पर एक आदमी जो कि ग्रैंड मास्टर है सिम्फोनिका का, वो सबसे कह रहा था कि म्यूजिक जितना प्यारा है उतना ही हमारे लिए खतरनाक है। अब क्योंकि टाक के फादर केंजी असीना बहुत ही अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट थे, और उन्होंने इस शहर में म्यूजिक बजाया था, और इसलिए D2 सिटी पर आकर हमला कर देते हैं, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद से म्यूजिक को बैन कर दिया जाता है, और ये कंपलसरी नोट कर दिया जाता है कि अब से म्यूजिक सिर्फ सिम्फोनिका के मेंबर जो कि म्यूजिक कार्ड है और कंडक्टर वही बजा सकते हैं। अब बेसिकली सिम्फोनिका क्या है? सिम्फोनिका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें गवर्नमेंट ने D2 को मारने की जिम्मेदारी दी है। और अब हम बैक स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ टाक थोड़ा बड़ा हो गया था और पियानो बजा रहा था। हालांकि म्यूजिक बैन है, पर टाक अपने घर में ही बजा रहा था, और उसे कोई भी सुन नहीं रहा था। इसके बाद वहाँ डेस्टिनी आती है, और इस समय डेस्टिनी का नाम कॉसेट है, और उसका नाम डेस्टिनी कैसे हुआ ये हमको आगे पता पड़ेगा। अभी के लिए हम इसे कॉसेट ही कहेंगे, जो कि हफ्ते में एक बार टाक का घर साफ करने आती है, और उसे खाना देने आती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। और टाक को नहाने के लिए कहती है, क्योंकि वो 1 महीने से नहाया नहीं है। और हमें पता चलता है पिछले 10 सालों में वो घर से भी बाहर नहीं गया है, वो सिर्फ अपना पियानो बजाता रहता है। कॉसेट उससे कहती है, तुम इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो, तुम्हें नहाना चाहिए।
है। वो कहता है कम से कम ये गंदगी मुझे मेरे पियानो बजाते टाइम परेशान तो नहीं करती। इसके बाद कॉसेट और टाक लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एना आती है और उन दोनों को चुप कराती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो कॉसेट टाक को कहती है कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाते हो, इसलिए ये तुम्हें बाहर जाके बजाना चाहिए। लोग पियानो की धुन सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन टाक साफ साफ मना कर देता है और कहता है वो अपने पियानो को खुद ही बजाएगा और खुद ही सुनेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग सुने या नहीं, क्योंकि टाक को ऐसा लगता है कि लोग म्यूजिक से नफरत करते हैं। उसके बाद एना टाक से कहती है वो और कॉसेट दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने। एना टाक को कहती है कि तुम अपना गुजारा यहाँ अकेले कैसे करोगे, तुम तो बाहर भी नहीं निकलते, तुम तो बस पियानो ही बजाते रहते हो। तो कॉसेट कहती है तो टाक हमारे साथ क्यों नहीं चलता, लेकिन टाक कहता है कि नहीं, वो यहीं पर रहेगा और अपना पियानो बजाएगा। ये बात होने के बाद हम देखते हैं कि एना और कॉसेट दोनों अपने घर जा रहे थे और कॉसेट अपनी उंगलियों को चला रही थी जैसे पियानो बजाते हैं। इस पे एना समझ जाती है कॉसेट को टाक का पियानो बजाना बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉसेट टाक के लिए एक पोस्टर लाई थी। उस पोस्टर में लिखा था कि इस सिटी में पार्टी होने वाली है। तो कॉसेट उससे कहती है तुम इस पार्टी में जाके पियानो क्यों नहीं बजाते, क्योंकि इस पार्टी में पियानो बजाना अलाउ है। अगर तुम वहाँ जाके पियानो बजाओगे तो तुम्हें लोग सुनेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। इस पे टाक नर्वस होकर कहता है क्या ये लोग अभी भी म्यूजिक को पसंद करते हैं। टाक काफी नर्वस था क्योंकि उसने कभी भी किसी के सामने म्यूजिक नहीं बजाया था, उसने सिर्फ अपना म्यूजिक कॉसेट और एना को ही सुनाया है, तो वो वहाँ जाने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टाक बाथरूम में गया था और इसी दौरान कॉसेट उसका पियानो बजा रही थी और वो काफी अच्छा पियानो बजा रही थी। इस पे टाक पूछता है तुमने पियानो बजाना कब सीखा। कॉसेट कहती है कि उसकी मॉम ने उसको पियानो बजाना सिखाया था। फिर कॉसेट वहाँ से चली जाती है। तो टाक एना से पूछता है तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहन को पियानो बजाना आता है। इस पे एना कहती है कॉसेट को पियानो बजाना बहुत पसंद है और उसे तुम्हारा पियानो बजाना भी बहुत अच्छा लगता है, जब तुम पियानो बजाते हो तो वो खुश होती है। फिर हम देखते हैं सिटी में पार्टी का दिन आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाक को उसका पियानो नहीं मिलता क्योंकि उसका पियानो कॉसेट और एना पार्टी में ले जाते हैं, जिससे कि टाक वहाँ के पियानो बजाए और लोग उसे देखें। कॉसेट और एना मिलकर वहाँ के लोगों को पियानो सुनने के लिए 6 बजे इनवाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सागन भी आते हैं, जिन्होंने रूल बनाया था कि म्यूजिक बैन कर दिया जाएगा, पर जबकि अभी पार्टी हो रही है तो म्यूजिक बजाना अलाउ है। फिर हम देखते हैं 6 बज चुके होते हैं पर अभी तक वहाँ टाक नहीं आया होता है और ये देखकर कॉसेट अकेले ही वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगती है। वो थोड़ा म्यूजिक बजाती है तभी वहाँ पर टाक आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना पार्टी के समय ये म्यूजिक नहीं बजाते। फिर टाक पियानो बजाने लगता है और सभी को उसका म्यूजिक बहुत पसंद आता है और पियानो बजाना खत्म होता है और कॉसेट टाक का हाथ ऊपर करती ही है कि तभी डीटू उन पे अचानक हमला कर देते हैं। डीटू के हमले की वजह से टाक का एक हाथ घायल हो जाता है और वो कॉसेट को देखता है और वो बुरी तरीके से घायल होती है और वो उससे कहती है वो टाक का पियानो बजाना फिर से सुनना चाहती है और ये कहकर ही वो मर जाती है और टाक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। पर तभी अचानक कॉसेट का लॉकेट चमकने लगता है और उस लॉकेट में से एक स्पिरिचुअल सोल बाहर आती है और टाक के घायल हाथ पे बाइट करती है और हम देखते हैं कि अचानक टाक का हाथ गायब हो जाता है और कॉसेट भी वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े बदल जाते हैं क्योंकि कॉसेट म्यूजिक कार्ट बन चुकी थी और टाक कंडक्टर बन चुका था जो कि उसे कंट्रोल करेगा और इनकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। तभी कॉसेट कहती है यहाँ और भी सारे डीटू हैं और वो उन्हें मारना चाहती है। इसके बाद टाक और कॉसेट डीटू से लड़ने लगते हैं, लेकिन टाक की एनर्जी लो हो जाती है, इस वजह से कॉसेट भी घायल हो जाती है और टाक बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर और डीटू आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेनी और उसकी म्यूजिक कार्ड टाइटन आ जाती है और वो दोनों आसानी से उन डीटू को मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टाक नींद से जागा ही था और उसका घायल हाथ भी ठीक हो जाता है। तभी हम कॉसेट को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बदल गई थी और अब वो पहले वाली कॉसेट नहीं रही और वो अपना नाम डेस्टिनी बताती है क्योंकि अब वो डेस्टिनी बन चुकी है और अब से हम इसे डेस्टिनी ही कहेंगे। टाक को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और फिर हमारा इंट्रोडक्शन लेनी और टाइटन से कराया जाता है। लेनी एक कंडक्टर है और उसका असली नाम लियोनार्ड है और टाइटन उसकी म्यूजिक कार्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाक को बताता है आज से 20 साल पहले द ब्लैक मेटियोराइट यानी वो काला पत्थर जो कि स्पेस से अर्थ पर गिरा था, उसमें से बहुत सारे डीटू निकले थे और म्यूजिक कार्ट ने म्यूजिक की पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया था, पर फिर भी इतने सालों से डीटू अर्थ पर ही थे और अब वो जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। तभी अचानक डेस्टिनी कहती है मतलब डीटू बाहर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। तभी टाक लेनी से पूछता है कॉसेट का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया है। लेनी टाक को बताता है एक्चुअली में म्यूजिक कार्ड जो है वो बचपन से ही म्यूजिक कार्ड होने का साइन दिखाते हैं और उनके साइन की मदद से उन्हें सिम्फोनी का ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक स्पेशल प्रोसेस के अंडर में म्यूजिक कार्ड बनाया जाता है, पर वो म्यूजिक कार्ड बनने के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं। फिर
लेनी कहता है कॉसेट के साथ ऐसा नहीं है, कॉसेट को म्यूजिक कार्ड वाली पावर नेचुरली मिली है और टाक को भी कंडक्टर की पावर नेचुरली मिली है। फिर लेनी दुखी होकर कहता है कॉसेट अब कॉसेट नहीं रही, वो अब डेस्टिनी बन चुकी है। जो हमारे सामने है वो डेस्टिनी है और इसका बिहेवियर और इसकी पसंद सब कॉसेट से अलग है, मतलब ये एक नई लड़की है। एनी कहता है शायद कॉसेट उस प्रोसेस के अंडर से नहीं गई, इसलिए कॉसेट में ये दिक्कत है। अगर ऐसा ही चलता है तो कॉसेट डेस्टिनी के रूप में भी जिंदा नहीं रह पाएगी और थोड़े समय बाद वो मर जाएगी। पर लेनी टाक को कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिम्फोनी का हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है वो वहाँ डेस्टिनी को ठीक करने के लिए एक एप्लीकेशन भेज देगा। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग सिम्फोनी का हेडक्वार्टर जाएंगे। एना मैप लेके आती है, मैप देख के लेनी कहता है हम कोई भी रास्ते से जाएं वो खतरनाक ही होगा क्योंकि हर रास्ते पर D2 भरे पड़े हैं। तो लेनी कहता है वो उनके साथ आधे रास्ते ही जाएंगे क्योंकि वो पूरे रास्ते तक नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें कुछ काम है। पर वो उनसे कहता है कि वो उस आधे रास्ते में ही उन्हें फाइट करना सिखा देगा जिससे वो D2 से लड़ सकें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कॉसेट टाइटन के साथ बैठी होती है और यहाँ अंदर टाक होता है, लेकिन तभी अचानक से टाक का हाथ गायब हो जाता है और डेस्टिनी कहती है कि मुझे बहुत सारे D2 दिख रहे हैं और वो वहाँ से अकेले ही D2 को मारने चली जाती है। तो घबरा के टाक भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर इधर हम देखते हैं डेस्टिनी D2 को मारने की कोशिश कर रही थी पर वो एक भी D2 को मार नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ये पावर अभी अभी मिली है, इसलिए उसे ये पावर यूज करना नहीं आती। टाक उससे कहता है तुम अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल कर रही हो, इसकी वजह से मेरी एनर्जी लो हो रही है और मुझे पेन हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे D2 आ जाते हैं, लेकिन तभी लेनी उनकी मदद करने आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन D2 को बड़ी आराम से मार देते हैं। D2 को मारने के बाद लेनी टाक से कहता है कि शायद डेस्टिनी तुम्हें अंदर से खा रही है और वो जिंदा रहने के लिए तुम्हारा लाइफ स्पैन ले रही है और इसी वजह से डेस्टिनी बाकी म्यूजिक कार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि डेस्टिनी एक नहीं दो इंसान की पावर यूज कर रही है। फिर अगले सीन में हम एना को देखते हैं जिसे मारने के लिए एक D2 आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डेस्टिनी आ जाती है और डेस्टिनी टाक से पूछती है क्या तुम्हें इस घर की जरूरत है, तो टाक मना कर देता है। इसके बाद डेस्टिनी अपने एक अटैक के साथ इस घर को बूम बाम कर देती है, मतलब उस घर को D2 के साथ ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद एना डेस्टिनी से कहती है तुमने टाक का पूरा घर उड़ा दिया, अब वो कहाँ रहेगा। इस पे टाक कहता है कि अब उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाक एना और डेस्टिनी के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग कार में थे और एना डेस्टिनी से कहती है कि तुम मुझे बड़ी बहन बोला करो। इस पे डेस्टिनी भी मान जाती है और इधर टाक कार के शीशे पे पियानो बजाने की तरह उंगलियां चला रहा था। तभी डेस्टिनी उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। टाक कहता है कि वो पियानो बजा रहा है और वो बिना अपने पियानो के एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर टाक उससे पूछता है तुम्हें पता भी है म्यूजिक क्या होता है। डेस्टिनी कहती है हाँ उसे पता है क्योंकि वो एक म्यूजिक कार्ड है और उसका जन्म म्यूजिक से ही हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टाक और डेस्टिनी D2 से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पर डेस्टिनी D2 पर एक भी हमला नहीं कर पा रही थी, पर लेनी और टाइटन उन D2 को एक ही अटैक में मार देते हैं। फिर टाक लेनी से पूछता है आखिर कॉसेट बार बार D2 पर हमला क्यों कर रही है। फिर लेनी कहता है अब ये कॉसेट नहीं अब ये डेस्टिनी बन चुकी है और इसका सिर्फ एक ही गोल है और वो D2 को मार गिराना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेनी टाक को कहता है तुम हारमोनी की तरह लड़ो, तुम बस ये सोचो कि ये सिर्फ एक म्यूजिक है और तुम अपने म्यूजिक को म्यूजिक कार्ड में डाल के चलाओ और तुम डेस्टिनी को एक म्यूजिक की तरह चलाओ और तुम जैसे अपनी म्यूजिक कार्ड को अपनी मर्जी से चलाओगे म्यूजिक कार्ड उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी और जितनी ज्यादा म्यूजिक कार्ड पावरफुल होगी टाक को अपनी लाइफ फोर्स बचाने में उतनी ही मदद मिलेगी। फिर हम देखते हैं वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम जोनाथन होता है और वो लेनी को पहचान लेता है और उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो लेनी को अपने घर लास रोगर फार्म चलने के लिए कहता है और लेनी मान जाता है। और जैसे ही वो लोग लास रोगर फार्म पहुँचते हैं लेनी शॉक हो जाता है कि लास रोगर जो कि एक कसीनो की जगह है वहाँ पे फार्मिंग कैसे पॉसिबल है। तो जोनाथन बताता है कि जब आखिरी बार D2 ने लास रोगर पर हमला किया था उन्होंने पूरी लास रोगर को तबाह कर दिया था और तब से वो लास रोगर में कसीनो और गेम की जगह फार्मिंग करते हैं। और यहाँ के जो ओनर है मिस्टर लैंग वो भी बहुत अच्छे हैं। और फिर वहाँ मैगी आती है, नहीं खाने वाली मैगी नहीं, ये वाली मैगी जो कि जोनाथन की वाइफ है और वो दोनों इन सबको अपने घर पर इनवाइट करते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर लैंग भी आते हैं जो कि इस जगह के मालिक हैं और उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा है। उसके बाद मिस्टर लैंग पूछते हैं कि ये बच्चे कौन हैं। लेनी मिस्टर लैंग को कहता है ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन टाक वहाँ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लेनी कहता है कि वो उसका बड़ा बेटा है इसलिए वो थोड़ा गुस्से में रहता है। फिर हम देखते हैं लेनी और बाकी सब जोनाथन के घर रुके हुए थे और जोनाथन के घर पार्टी थी और फिर हमें पता चलता है कि आज से कुछ समय पहले जब जोनाथन पर D2 ने अटैक किया था तब लेनी ने जोनाथन की जान बचाई थी और इसलिए जोनाथन लेनी का आभारी है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेनी मिस्टर लैंग से मिलने जाता है और वो मिस्टर लैंग को बहुत ज्यादा पैसा देता है और कहता है कि हमें खेलने का मौका दो। और फिर हमें पता चलता है मिस्टर लैंग एक्चुअली में एक करप्ट है और वहाँ पे एक कसीनो चला रहा है और ये कसीनो की बात वहाँ के फार्मर को नहीं पता है, पर इस सब के लिए उसने गवर्नमेंट की परमिशन ली है। उसके अगले सीन में हम टाक एना डेस्टिनी को देखते हैं जो कि जोनाथन के घर में होते हैं। तभी डेस्टिनी अचानक से अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी और वो उस वाइब्रेशन का पीछा करती है और दीवार तोड़कर उसके पीछे चली जाती
जाती है। तो फिर टाक और एना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो लोग उस वाइब्रेशन का पीछा करते करते लैंग के कसिनो तक पहुंच जाते हैं। और कसिनो में आते ही डेस्टिनी क्रेजी हो जाती है और 2 बॉडीगार्ड को पेल देती है और वहाँ तोड़फोड़ करने लगती है और कुछ देर बाद उनको बॉडीगार्ड घेर लेते हैं। पर तभी अचानक डेस्टिनी कहती है वो लोग आ चुके हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे D2 वहाँ आ जाते हैं। पर इसके बाद डेस्टिनी अपने फॉर्म में आ जाती है तो लेनी और टाइटन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं लेनी उस पॉइंट पर टाक और डेस्टिनी को फाइट करना सिखा रहा था और टाक और लेनी मिलकर सारे D2 को मार रहे थे। और अब जबकि सारे D2 मर चुके थे तो उनका रास्ता क्लियर हो जाता है और D2 की वजह से लैंग का कसिनो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, इसलिए वो कंगाल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं लेनी, टाक और बाकी सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते टाइम जोनाथन उन लोगों को बहुत सारे कॉर्न देता है और इस टाइम लेनी, टाक, एना और डेस्टिनी को वहीं पर छोड़ देता है और वहीं से उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। और अब टाक, एना, डेस्टिनी अपने न्यूयॉर्क वाले सफर पर अकेले ही जाएंगे। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद हम ब्लैक मीटोराइट देखते हैं जो कि सिम्फोनिका की ट्रेन में कहीं ले जाया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी कमांडर को रिपोर्ट दे रहा था और वो कह रहा था कि इन दिनों में कुछ नॉन रजिस्टर्ड म्यूजिक कार्ड दिखे हैं और ये आदमी हमारी टाक और डेस्टिनी की बात कर रहा था। तभी कमांडर कहता है क्या तुमने कभी चेस खेला है? चेस में हमेशा प्यादे को आगे रखा जाता है, इसलिए कमांडर कहता है तुम उस बात पर ध्यान मत दो। और कमांडर कहता है उस म्यूजिक कार्ड और कंडक्टर को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। फिर अगले सीन में हम टाक को देखते हैं जो कि कार के ऊपर बैठकर मैप देख रहा था क्योंकि कार का टायर पंचर हो गया था और एना उसे ठीक कर रही थी। पर एना थोड़ी देर बाद थक जाती है और टाक को ये करने को कहती है और टाक को उसे ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन टाक कार को ठीक करने के बजाय उसे और बिगाड़ देता है। तो इस पे डेस्टिनी उससे कहती है मास्टर आपको तो म्यूजिक बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। पर तभी अचानक डेस्टिनी अपनी म्यूजिक आर्ट वाले फॉर्म में आ जाती है क्योंकि उसको एक D2 दिखा था। तो वो उस D2 से लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते वो एक रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं और वहाँ वो उस D2 को खत्म कर देती है। और तभी वहाँ ट्रेन भी आ जाती है पर डेस्टिनी की वजह से वो ट्रेन रुक जाती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि एना और टाक भी वहाँ आ जाते हैं। फिर हम एक नई म्यूजिक आर्ट को देखते हैं जो डेस्टिनी से पूछती है क्या तुम एक म्यूजिक आर्ट हो? और ये कहकर वो डेस्टिनी पर तलवार टांग देती है। फिर एना उसे जाके समझाती है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, हम तो यहाँ बस अपने काम के लिए आए थे और डेस्टिनी तो बस D2 को मार रही थी। फिर वहाँ पर कमांडर सिंडलर आ जाते हैं और कहते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ ट्रेन में चलो, हम तुम्हें तुम्हारे रास्ते छोड़ देंगे। इस पे वो लोग मान जाते हैं और कमांडर के साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं और साथ ही में वो अपनी कार को भी ट्रेन में रख लेते हैं और कमांडर उनके साथ बात कर रहा होता है। तो कमांडर उन्हें बताता है कि वो ब्लैक मीटोराइट को ट्रेन में ले जा रहा है। तभी वो म्यूजिक आर्ट जो थी वो बोलती है कमांडर आपको ये बात इनको नहीं बतानी चाहिए। और कमांडर कहता है इनके पास खुद की एक म्यूजिक आर्ट है तो इनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी डेस्टिनी को वहाँ पे रखा हुआ डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है और वो उसे तेजी से खाने लगती है। तभी कमांडर सोचता है ये कैसी म्यूजिक आर्ट है, उसने ऐसी यूनिक म्यूजिक आर्ट कभी नहीं देखी। फिर कमांडर टाक से पूछता है तुम्हें ये इतना ज्यादा पावरफुल वेपन कहाँ से मिला? तभी एना उससे पूछती है क्या वेपन म्यूजिक आर्ट वेपन है? तभी टाक कहता है उसे उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और टाक वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं टाक एना डेस्टिनी को वही वाली म्यूजिक आर्ट उनका रूम दिखा देती है और वो म्यूजिक आर्ट कहती है इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। तभी डेस्टिनी कहती है उसने अभी किसी D2 को सेंस किया है और वो ट्रेन को तोड़कर D2 को मारने चली जाती है और डेस्टिनी ट्रेन के ऊपर D2 से लड़ने लगती है और डेस्टिनी के साथ भी वो नई वाली म्यूजिक आर्ट भी D2 को मार रही थी। तभी एक D2 टाक पर हमला कर देता है पर डेस्टिनी उसे उड़ा देती है। फिर डेस्टिनी कहती है कि मिशन कंप्लीट हुआ। फिर हम देखते हैं डेस्टिनी के अटैक की वजह से पूरा इलाका तबाह हो जाता है और ट्रेन के ट्रैक भी टूट जाते हैं क्योंकि डेस्टिनी के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तभी वहाँ पर कमांडर की म्यूजिक आर्ट आती है और वो कहती है कि तुम पुरानी वाली म्यूजिक आर्ट यानी वल्करी को अपनी तरफ रख लो क्योंकि उसका कोई कंडक्टर नहीं है। और वो डेस्टिनी को कहती है तुम्हारी आँख बहुत प्यारी है, क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? पर डेस्टिनी बड़े प्यार से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं इस तरफ एना कमांडर को सब समझा रही होती है कि डेस्टिनी को उसकी पावर कैसे मिली। उसके बाद बहुत सारे वर्कर ट्रेन के ट्रैक को ठीक करने आ जाते हैं जिससे ट्रेन वापस चलने लगे। तभी वहाँ पे बहुत सारे D2 अटैक कर देते हैं। फिर डेस्टिनी तो अपने फॉर्म में आ जाती है पर इस बार वैलकरी भी बहुत डर रही थी क्योंकि ये बहुत सारे D2 थे। फिर डेस्टिनी उनसे लड़ने लगती है पर वैलकरी भी D2 से लड़ रही थी पर उसको बहुत डर लग रहा था और वो डर डर के लड़ रही थी और डेस्टिनी को काफी ज्यादा चोट लग जाती है पर वो फिर भी हार नहीं मानती। पर वैलकरी बहुत थक जाती है और कमांडर सिंडलर बताता है कि वैलकरी का कोई कंडक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थक जाती है। और यहाँ टाक
टाक को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था और तब भी टाक उन पहाड़ों पे अटैक करने के लिए कहता है, पर वैलकरी को कुछ समझ नहीं आता। पर टाक पे विश्वास करते हुए डेस्टिनी उन पत्थरों को तोड़ने लगती है। टाक दर्द में होने के बाद भी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा था। तभी वैलकरी कहती है, तुम्हारे जैसा कंडक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और वैलकरी टाक को सहारा देती है और वो पत्थर उन D2 के ऊपर गिर जाते हैं, जिनसे बहुत सारे D2 मर जाते हैं। पर कुछ D2 बचे थे तो उनको डेस्टिनी मार देती है। वैलकरी ये देखकर खुश हो जाती है क्योंकि फाइट के दौरान डेस्टिनी ने उसकी मदद की थी और वो रिस्पेक्टफुली अपना नाम बताती है और टाक भी उसे अपना नाम बताता है। पर तभी अचानक वहाँ पे एक बड़ा सा D2 हमला कर देता है और इस बार कमांडर की म्यूजिक आर्ट कहती है कि तुम लोग अकेले ही सारा मजा लोगे, थोड़ा मजा मुझे भी लेने दो। और कमांडर की म्यूजिक आर्ट भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और स्पीड में जाके उस D2 को 2 अटैक में ही मार देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कमांडर अपने स्टेशन पहुंच चुका था और वो वैलकरी को कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जा सकती है। और इसे सुनकर वैलकरी बहुत ही दुखी हो जाती है। इसके बाद कमांडर टाक से मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दूंगा क्योंकि तुम उस पोस्ट के हकदार हो और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बदले में तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तभी टाक कहता है वो जल्दी में और वो ऐसे फालतू इंसान की बात नहीं सुनना चाहता। इस पे कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद टाक वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। और फिर वो एक ऐसे शहर में आ जाते हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया था, पर वहाँ कुछ स्टोर्स खुले थे, इसलिए वो इस शहर में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं। और टाक एक बार में जाता है जहाँ पियानो भी था और उस बार का ओनर टाक के फादर का दोस्त था, तो वो उसे उस पियानो को बजाने देता है। और उसकी पियानो की आवाज से D2 भी नहीं आते क्योंकि वो पियानो उसके बार के बेसमेंट में था, तो इससे पियानो की आवाज बाहर नहीं जाती और D2 भी नहीं आते। और टाक इतना अच्छा पियानो बजाता है, ये देखकर ओनर भी उसकी तारीफ करता है और वो ओनर टाक से कहता है कि तुम्हें अपना खुद का एक म्यूजिक लिखना चाहिए, पर टाक कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो उस शहर से निकल जाते हैं और हम अगले सीन में ग्रैंड मास्टर सागन को देखते हैं जो कि अपने म्यूजिक आर्ट से बात कर रहे थे और कहते हैं कि आखिरकार असीना फैमिली से कोई वापस आ गया है और वो उससे मिलना चाहते हैं और वो यहाँ टाक की बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं टाक एंड डेस्टिनी एक और शहर में आ जाते हैं जो कि पिछले शहर की तरह ही तबाह था, लेकिन डेस्टिनी कहती है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बस एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ मिठाइयाँ नहीं खरीद सकते। पर एना कहती है उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है और वो टाक को डांट लगाती है क्योंकि वो बहुत देर से कार की शीशे पे उंगलियां बजाया जा रहा था। फिर हम सिम्फोनिका का सीन देखते हैं जहाँ हम कमांडर सिंडलर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि उस शहर में म्यूजिक कार्ड मत भेजो। एक्चुअली में कमांडर कहता है कि जिस शहर से इनकम कम होती है उस शहर में म्यूजिक कार्ड भेजने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे शहर सिर्फ गार्बेज हैं जिनसे हमको कोई फायदा नहीं होता, और जिस शहर से फायदा नहीं होता उस शहर को D2 से बचाने के लिए म्यूजिक कार्ड क्यों भेजें। पर तभी वहाँ पर एक गाइड आती है और कहती है कमांडर आपको ग्रैंड मास्टर सागन बुला रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कमांडर ग्रैंड मास्टर से बात कर रहा था जहाँ पे ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं तुम टाक से दूर रहो और टाक का केस मैं हैंडल कर लूंगा। और वहाँ पे हमें ग्रैंड मास्टर की म्यूजिक कार्ड हेवन भी दिखती है। पर कमांडर सिंडलर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो फालतू है और ग्रैंड मास्टर के लिए टाक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा जाम लगा था जिसमें टाक एना डेस्टिनी भी फंसे हुए थे और जाम इसलिए लगा था क्योंकि लोग वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि करंटली थोड़े दिन पहले वहाँ पे D2 ने हमला कर दिया था और वहाँ पे एक पुलिस वाला कहता है कि अब इस शहर को कोई नहीं बचाने वाला। पर तभी डेस्टिनी कहती है कि वो इस शहर को बचाएगी क्योंकि वो एक म्यूजिक कार्ड है और ये सुनकर पुलिस वाला चौंक जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक होटल में रुके थे जहाँ पे टाक टेबल पे टैप टैप करके बजा रहा था, पर इससे एना और डेस्टिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से डेस्टिनी टाक की गर्दन मोड़ देती है। फिर डेस्टिनी टाक से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तभी टाक उन्हें बताता है कि अब से टाक खुद का अपना एक म्यूजिक बनाएगा। तभी एना पूछती है क्या तुम ये कर पाओगे, और टाक कहता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, भले ही मैं पहली बार म्यूजिक लिख रहा हूँ। फिर टाक म्यूजिक लिखने बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एना उसके पास आती है और उसे एक मेलोडी का देती है जो कि एक छोटा पियानो है। टाक कहता है कम से कम कुछ ना होने से तो ये अच्छा है। फिर टाक फिर से म्यूजिक लिखने लगता है और उसे ये लिखते लिखते सुबह हो जाती है और वो पूरी रात सोया नहीं था। पर तभी अचानक से उसका हाथ गायब हो जाता है। फिर वो बाहर आके देखता है तो डेस्टिनी अपने म्यूजिक कार्ड वाले फॉर्म में होती है क्योंकि वो D2 को मारने गई थी। टाक उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। इस पे डेस्टिनी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं ये अकेले ही हैंडल कर लेती हूँ। इसके बाद टाक थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और एक जगह बैठ के अपने फादर की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है कि जब उसने अपने फादर से पूछा था कि म्यूजिक कैसे लिखते हैं, तब उसके फादर ने कहा था कि म्यूजिक लिखने से पहले तुम्हें सोचना है कि तुम म्यूजिक किसके लिए लिख रहे हो, मतलब तुम अपना म्यूजिक किसको सुनाना चाहते
चाहते हो। तभी टाक डेस्टिनी को देखता है जो कि कहीं जा रही थी। तभी टाक डेस्टिनी का पीछा करता है। तभी हम देखते हैं डेस्टिनी उन लोगों की मदद कर रही थी जिन पे D2 ने अटैक किया था और वो उन्हें जरूरत का सामान दे रही थी। और वहाँ एक बच्चा होता है जो कि रोने लगता है और डेस्टिनी उस बच्चे के लिए कैंडी लाई थी। तभी टाक ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि डेस्टिनी ये सब कैसे कर रही है, क्योंकि डेस्टिनी को तो सिर्फ D2 को मारना आता है। तभी एना वहाँ पर आ जाती है और टाक को कहती है कि डेस्टिनी अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और अभी डेस्टिनी में फीलिंग आ चुकी है और वो कन्वर्सेशन करना भी सीख चुकी है और लोगों की मदद करना भी। जिस पे टाक कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तब एना कहती है कि ये शायद तुम्हारी वजह से हुआ है और एना टाक को बताती है कि कल जो मेलोडी का मैंने तुम्हें दिया था वो भी डेस्टिनी लाई थी। और ये सुनकर टाक चौंक जाता है, पर एना कहती है कि हम डेस्टिनी को वापस से कॉसेट में बदल पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लेनी को देखते हैं जो कि फोन पे बात कर रहा था और उसे ये खबर मिलती है कि D2 डेस्टिनी और टाक पर अटैक करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाक डेस्टिनी से बात करने जाता है, जहाँ पे डेस्टिनी टाक को बताती है कि आजकल कुछ दिनों से वो उसको कॉसेट या डेस्टिनी नहीं बुला रही। और ये सुनकर टाक चौंक जाता है। फिर डेस्टिनी टाक से पूछती है कि कॉसेट आखिर कैसी थी और क्या तुम कॉसेट को जानते थे और क्या तुम तीनों साथ रहते थे। तभी टाक कहता है बस बहुत हो गया, इसके बारे में मुझसे बात मत करना। उसके बाद डेस्टिनी कुछ नहीं बोलती और टाक भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इस शहर में D2 हमला कर देते हैं और पुलिस वाले उनको मारने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बंदूक से D2 को कुछ नहीं होता। पर तभी वहाँ पर डेस्टिनी आ जाती है और D2 उसे देखकर भागने लगते हैं। तो डेस्टिनी भी उनके पीछे पीछे जाके उन्हें मार देती है और पुलिस वाला भी ये देखकर खुश हो जाता है। पर टाक काफी ज्यादा थक जाता है और पहली बार टाक को थका हुआ देख डेस्टिनी को भी चिंता होने लगती है। और उसके बाद डेस्टिनी को और भी ज्यादा D2 सेंस होते हैं। तो जंगल में टाक और डेस्टिनी उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। डेस्टिनी टाक से कहती है कि तुम बहुत दिनों से सोए नहीं हो और मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है। पर टाक कहता है कि अभी ये सब जरूरी नहीं है, उन्हें बस D2 को मारने पर फोकस करना चाहिए। फिर टाक और डेस्टिनी चलते चलते एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे D2 थे, जहाँ पे वो देखते हैं कि उन D2 के पास कमांडर सिंडलर और उसकी म्यूजिक कार्ड भी थी और उसकी म्यूजिक कार्ड अपनी एबिलिटी से बहुत सारे D2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी म्यूजिक कार्ड की यही पावर थी कि वो D2 को कंट्रोल कर सकती है और उसके ऑर्डर पे बहुत सारे D2 टाक और डेस्टिनी को घेर लेते हैं। तो टाक और डेस्टिनी भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टाक कहता है इसका मतलब इन दिनों में जितने भी D2 आए थे वो सब तुम्हारी ही वजह से आए थे। तो कमांडर भी कहता है कि हाँ D2 को वहीं भेज रहा था और कमांडर बताता है जितने भी छोटे शहर हैं वो उन्हें खत्म करना चाहता है, क्योंकि कमांडर को लगता है कि छोटे शहर कुछ काम के नहीं होते और उनसे कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए उन्हें तबाह हो जाना चाहिए। कमांडर बताता है उसका पहला निशाना वो शहर था जहाँ बहुत ही प्यारा म्यूजिक बज रहा था और वो कहता है टाक के शहर में जो D2 ने अटैक किया था वो भी उसी ने कराया था। और ये सुन के टाक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस अटैक की वजह से कॉसेट मारी गई थी और वो डेस्टिनी बन गई थी। और टाक बहुत ही गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं टाक अपनी पूरी पावर से कमांडर पे अटैक कर देता है, लेकिन जो कमांडर की म्यूजिक आर्ट थी हेला वो उसे रोक देती है और टाक पे बहुत जोर से अटैक करती है, जिसकी वजह से टाक को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। और टाक का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इतना पावरफुल अटैक देखकर कमांडर सोचता है कि अगर आज हेला मुझे नहीं बचाती तो मैं आज मर भी सकता था। फिर हम देखते हैं टाक बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और डेस्टिनी आके टाक को संभाल लेती है। फिर हेला अपने पावरफुल फॉर्म में आके टाक और डेस्टिनी पे अपने विंड स्लैश से अटैक करती है। डेस्टिनी उस अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच जाती है, लेकिन वो अटैक टाक को लग जाता है और टाक बुरी तरह से घायल हो जाता है। और पहली बार डेस्टिनी D2 को मारने के बजाय टाक को बचाती है और वो टाक को उठा के वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ एना काफी ज्यादा चिंता में थी, पर तभी वहाँ पे लेनी और टाइटन आते हैं। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ डेस्टिनी बहुत ही मुश्किल से टाक को उठा के कोई सेफ जगह ढूंढ रही थी और टाक अपने होश में भी नहीं था, पर फिर भी वो कॉसेट का नाम ले रहा था। फिर डेस्टिनी टाक को एक गुफा में ले जाती है और वहीं उसकी मरहम पट्टी करके सुबह होने का वेट करती है। फिर डेस्टिनी टाक को पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर ऐसे वो टाक को पानी नहीं पिला पाती। तो डेस्टिनी खुद पानी को मुंह में लेके टाक को पानी पिलाती है। ये पर कुछ अलग साउंड कर रहा है, चलो छोड़ो। फिर फाइनली टाक को होश आता है और होश में आके वो कहता है कि कॉसेट तुम यहाँ हो, मुझे छोड़कर मत जाना। डेस्टिनी भी टाक का हाथ पकड़कर कहती है हाँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर अगले सीन में हम कमांडर और उसकी म्यूजिक कट हेला को देखते हैं। कमांडर उससे कहता है कि तुमने उन दोनों को क्यों नहीं मारा। तब हेला कहती है कि थोड़ा मजा आना चाहिए, फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाए तो उसमें कुछ मजा नहीं। फिर हम वापस से गुफा का सीन देखते हैं जहाँ टाक डेस्टिनी से कहता है क्या ये पट्टी तुमने बांधी है। डेस्टिनी हाँ कहती है। टाक कहता है कि इससे अच्छी तरह तो मैं
बांध लूंगा। पर इस बार डेस्टिनी टाक को उल्टा जवाब नहीं देती और कहती है हाँ शायद तुम ठीक हो। और फिर टाक डेस्टिनी से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई और डीटू को क्यों नहीं मारा। इस पे डेस्टिनी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और मैंने वही किया। डेस्टिनी टाक से पूछती है क्या तुमने अपना म्यूजिक लिख लिया। तभी टाक कहता है हाँ पर अभी वो बाकी है। टाक कहता है ऐसा म्यूजिक लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम म्यूजिक किसके लिए लिखना चाहते हो, और वो जिसके लिए म्यूजिक लिखना चाहता था वो अब नहीं रही। तब डेस्टिनी कहती है क्या तुम कौसत के बारे में बात कर रहे हो। टाक कहता है हाँ वो कौसत के बारे में ही बात कर रहा है। टाक कहता है कौसत एक ऐसी लड़की थी जिसको मेरा पियानो सुनना बहुत अच्छा लगता था और उसने हमेशा मुझे चीयर किया और हमेशा मेरा साथ दिया, पर अब वो जा चुकी है तो मैं म्यूजिक किसके लिए लिखूं। तब डेस्टिनी कहती है इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि म्यूजिक वापस आने का वेट कर रहे हैं। फिर डेस्टिनी कहती है कि उन्हें तुम्हारी म्यूजिक की जरूरत है और तुम्हें म्यूजिक लिखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक मैं भी सुनना चाहती हूँ। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे डेस्टिनी कमांडर से लड़ने आती है और कहती है तुम दोनों को मारने के लिए मुझे म्यूजिक कार्ड वाले फॉर्म में आने की भी जरूरत नहीं है। फिर डेस्टिनी और हेला के बीच में वापस से फाइट होती है और डेस्टिनी बुरी तरीके से हार जाती है क्योंकि वो अपनी म्यूजिक कार्ड वाले फॉर्म में नहीं है और टाक भी उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। इस वजह से डेस्टिनी को काफी ज्यादा चोटें भी लगती हैं और हेला उसका गला पकड़कर उसे उठा लेती है। पर तभी वहाँ पर टाक आ जाता है। उसके बाद हेला डेस्टिनी को छोड़ देती है। फिर टाक डेस्टिनी को कहता है कि क्या तुम पागल हो, पर डेस्टिनी उसी को पागल बोलने लग जाती है और ये दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर लेनी आ जाता है और पहली बार लेनी की म्यूजिक कार्ड टाइटन सीरियस होकर कमांडर और उसकी म्यूजिक आर्ट से बोलती है कि तुम इन्हें चोट नहीं पहुंचा पाओगे। फिर टाक डेस्टिनी से पूछता है कि कल रात तुमने कहा था कि इस दुनिया को मेरी म्यूजिक की जरूरत है। तब डेस्टिनी कहती है मुझे तुम्हारी म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करती है और उनमें से एक टाक का म्यूजिक भी है। फिर टाक पहली बार कौसत को डेस्टिनी के नाम से बुलाता है और कहता है इस बार हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कमांडर सिंडलर के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि लेनी उसे जबरदस्त की टक्कर दे रहा था और इस तरफ डेस्टिनी अपने म्यूजिक कार्ड वाले फॉर्म में आ चुकी थी और इस बार डेस्टिनी हेला को बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी। फिर डेस्टिनी अपना फाइनल अटैक करती है और वो अटैक हेला को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और हेला डेस्टिनी से हार जाती है और इस तरफ कमांडर लेनी से हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेवन आ जाती है जो कि ग्रैंड मास्टर सागन की म्यूजिक आर्ट है और वो कमांडर से कहती है कि तुम्हें टाक से दूर रहने को कहा गया था ना, पर तुमने हेडक्वार्टर की बात नहीं मानी और इसलिए तुम्हें सिम्फोनिका से निकाल दिया जाता है। और ये सुनकर कमांडर चौंक जाता है। फिर हेवन उन चारों से कहती है जो अटैक हुआ है वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। लेनी गुस्से में कहता है इसे सीक्रेट रखना क्यों जरूरी है। तभी हेवन कहती है मैंने जो कहा है वही करो और ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। और फिर हेला कमांडर के पास आती है और उसकी कंडक्टर स्टिक को तोड़ देती है क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ एना डेस्टिनी और टाक का वेट कर रही थी और जब वो आते हैं तो एना डेस्टिनी को जोर से गले लगा लेती है और कहती है इतने दिनों से मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, उसके लिए मुझे माफ करना। और एना भी कौसत को डेस्टिनी नाम से बुलाती है और इस बात से डेस्टिनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टाक भी ठान लेता है कि अब से वो म्यूजिक सिर्फ डेस्टिनी के लिए ही लिखेगा। और हम देखते हैं टाक के हाथ का घाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं जहाँ पे एना डेस्टिनी और टाक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर चौंक गए थे क्योंकि अभी तक वो जितने भी शहर में गए थे वो D2 की वजह से तबाह हो गए थे। एना कहती है कि न्यूयॉर्क भी बहुत मुश्किल से प्रोटेक्ट किया गया है और आज तक यहाँ एक भी बार D2 ने हमला नहीं किया है और इसलिए यहाँ की बिल्डिंग अभी तक खड़ी हैं। फिर टाक कहता है ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क भी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी तक यहाँ भी म्यूजिक बजाना अलाउ नहीं है। फिर हम देखते हैं डेस्टिनी टाक के हाथ को देख रही थी क्योंकि टाक के हाथ का निशान बहुत ही फैल चुका था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एना उसकी सिस्टर लोटस से मिलती है और अपने पेरेंट्स से भी मिलती है। अब असल में जबकि ये एना के पेरेंट्स हैं पर ये डेस्टिनी के पेरेंट्स नहीं हैं क्योंकि डेस्टिनी के पेरेंट्स बहुत पहले मर चुके थे और एना डेस्टिनी की कजन है तो एना की फैमिली ने डेस्टिनी को अपने पास रख लिया था और वो एना के पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। फिर एना के पेरेंट्स डेस्टिनी को हक करते हैं और वेलकम करते हैं और टाक पीछे खड़ा होकर ये देखकर खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं एना लोटस से डेस्टिनी के बारे में बात कर रही थी। फिर लोटस बताती है कि लेनी ने डेस्टिनी के लिए पहले ही एक एप्लीकेशन भेज दी थी। तब डेस्टिनी कहती है आप मुझे जल्दी से जल्द ठीक कर दो, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मैं D2 को नहीं मार पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो चारों सिम्फोनिका पहुंच जाते हैं। सिम्फोनिका हेडक्वार्टर में वो लोग एग्जामिनेशन रूम में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर डेस्टिनी टाक को कहती है कि तुम अपना हाथ अच्छे से चेक करा लेना क्योंकि तुम्हारे हाथ का निशान बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। फिर टाक उससे कहता है कि तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एना देखती है कि टाक के हाथ का निशान बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और उसका निशान उसके गले तक पहुँच चुका था। फिर एना लोटस से कहती है कि तुम इसे अच्छे से चेक कर लेना कि टाक का एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए और टाक को वापस ठीक करके ही लाना। फिर
फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में टाक और डेस्टिनी को देखते हैं और वहाँ पर डेस्टिनी लोटस से पूछती है कि कॉसेट कैसी थी। सब कहते हैं कि मैं कॉसेट की बॉडी में रहती हूँ, क्या कॉसेट को आप जानती थी? पर लोटस इसका जवाब नहीं देती। इसके बाद लोटस डेस्टिनी और टाक को समझाती है कि तुम म्यूजिक आर्ट और कंडक्टर नेचुरली बने हो, तुम्हारी अवेकनिंग नेचुरली हुई है और क्योंकि तुम स्पेशल प्रोसेस के अंडर से नहीं गए इसलिए तुम में ये कमी है कि टाक की लाइफ फोर्स कम हो रही है। और वो बहुत ही दुखी होकर कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को अंदर से खा रहे हो। मतलब टाक जिंदा रहने के लिए डेस्टिनी की पावर यूज कर रहा है और डेस्टिनी जिंदा रहने के लिए टाक की पावर यूज कर रही है। पर डेस्टिनी टाक की कुछ ज्यादा ही पावर ले रही है और अगर टाक को कुछ हो गया तो डेस्टिनी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। लोटस कहती है कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन्हें वापस से ठीक कर पाए, लेकिन लोटस कहती है कि अगर वो दोनों फाइट करना बंद करते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सकेंगे। और इस पे टाक और डेस्टिनी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और लोटस अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने लगती है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ टाक अपना म्यूजिक लिख रहा था और एना उसे शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है, पर टाक पे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है तो वो मना कर देता है। लेकिन फिर डेस्टिनी के डराने पर टाक चलने के लिए हाँ कर देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाक, डेस्टिनी और बाकी सब घूमने जाते हैं और फिर वो अलग अलग तरह की डिशेज भी टेस्ट करते हैं और डेस्टिनी ये सबसे काफी ज्यादा खुश थी। फिर हम मॉल का सीन देखते हैं जहाँ डेस्टिनी अलग अलग कपड़े ट्राई कर रही थी पर वो कुछ लेती नहीं है और वहाँ पर डेस्टिनी को इतना खुश देख टाक भी खुश होता है। और फिर वो लोग एक्वेरियम जाते हैं और डेस्टिनी और टाक मिलकर मछलियाँ देख रहे थे। तभी एना लोटस से कुछ कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एना और लोटस टाक और डेस्टिनी को अकेला छोड़ देते हैं जिससे कि वो साथ में टाइम स्पेंड कर पाएं। और डेस्टिनी का मन बना रहे तो एना उसे पैनकेक भी दिलाती है। टाक डेस्टिनी से कहता है कि तुम कितना खाती हो? तब डेस्टिनी कहती है कि ये अलग फ्लेवर है और ये काउंट नहीं होता। फिर वो दोनों चलते चलते एक म्यूजिशियन की ग्रेव पर पहुंच जाते हैं और लोग वहाँ पे उस म्यूजिशियन को रिस्पेक्ट देने आते हैं। तो टाक को ऐसा फील होता है कि अभी भी लोगों के लिए म्यूजिक के लिए रिस्पेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि टाक और डेस्टिनी भी म्यूजिशियन की ग्रेव पर भी रिस्पेक्टफुली फ्लावर रखते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं टाक और डेस्टिनी गार्डन में आके बैठ जाते हैं और टाक डेस्टिनी को समझा रहा था कि फायरवर्क कैसे होते हैं क्योंकि रात को फायरवर्क जलने वाले थे। डेस्टिनी टाक को पूछती है कि क्या तुमने अपना म्यूजिक कंप्लीट कर लिया? टाक कहता है कि अभी नहीं पर वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है। फिर डेस्टिनी कहती है कि मैं तुम्हारा म्यूजिक जल्दी सुनना चाहूंगी। फिर वो बात करते हैं कि अब जब वो लड़ाई नहीं करने वाले तो वो बची हुई लाइफ में क्या करेंगे, जिसपे टाक कहता है कि मैं तो म्यूजिक बजाना चाहूंगा। पर बहुत ही सारी बात करने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो फाइट करना बंद नहीं करेंगे और दुनिया को बचाने के लिए और म्यूजिक को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं डेस्टिनी को वापस से एक फोर्क वाली म्यूजिक सुनाई देती है जिससे कि D2 अट्रैक्ट होते हैं। डेस्टिनी उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं और जब वो घर आते हैं उन्हें पता चलता है कि लेनी फोन पर है। टाक लेनी से बात करता है लेकिन लेनी टाक को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को लेकर न्यूयॉर्क से निकलो। तभी टाक उससे कहता है कि क्या तुम मुझे भागने के लिए कह रहे हो? लेनी कहता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं खोना चाहता। टाक लेनी से कहता है कि क्या हुआ है वो उसे खुल के बताए। तभी लेनी कहता है कि हम वापस जरूर मिलेंगे। ये सुन के टाक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लेनी अपना फाइनल गुड बाय बोल रहा है। फिर टाक लेनी से कहता है मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता, मैं फाइट करना चाहता हूँ। फिर फाइनली लेनी टाक को सारा सच बताने के लिए मान जाता है और उसे शाम को गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लेनी और टाइटन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और टाइटन हमेशा की तरह खुश थी। फिर हम टाक और डेस्टिनी को देखते हैं जो कि लेनी से मिलने जा रहे थे और एना उनसे कहती है कि लेनी को मेरी तरफ से हाय कहना और वो टाक से कहती है जबकि तुम उसके स्टूडेंट हो और उसने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करना। पर टाक ये सब करने से मना कर देता है और कहता है वो मेरा टीचर नहीं है, मैंने जो कुछ भी सीखा है सब खुद से सीखा है। फिर हम देखते हैं टाक और डेस्टिनी लेनी का वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पर लेनी और टाइटन आ जाते हैं। टाक लेनी से कहता है कि मुझे बोस्टन के हाथ से और सिम्फोनिका के बारे में सब कुछ जानना है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सागन अपनी म्यूजिक कार्ड हेवन और हेला के साथ आ जाते हैं और कहते हैं मैं भी ये सच सुनना चाहूंगा। फिर टाक लेनी से पूछता है क्या वो फोक जिसे D2 अट्रैक्ट हो रहे थे वो यही इंसान बजा रहा था? फिर लेनी कहता है हाँ तुम सही हो, इन सब चीजों के पीछे इसी इंसान का हाथ है। फिर हम देखते हैं टाक और डेस्टिनी अपने फॉर्म में आ जाते हैं और वहीं पे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेनी टाक को कहता है इस बार अच्छे से लड़ना मेरे स्टूडेंट। तभी ग्रैंड मास्टर सागन कहता है मुझे स्टूडेंट से कुछ याद आया और फिर हमें बोस्टन का हादसा जो कि 10 साल पहले हुआ था उसकी कहानी सुनाई जाती है और उस हादसे में लेनी भी शामिल था। फिर हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं
जहाँ लेनी केंजी असीना यानी टाक के फादर के पास आया था और वो टाक के फादर से उसको म्यूजिक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है और टाक के फादर मान जाते हैं और कहते हैं कि बदले में लेनी को भी उसे कुछ सिखाना होगा। तब लेनी कहता है कि वो उसे पैनकेक बनाना सिखाएगा क्योंकि उसे पैनकेक बनाना बहुत अच्छे से आता है। और ये दोनों फुल एंजॉय कर रहे थे और इन्हें साथ में काफी टाइम भी बीत जाता है, जहाँ पे लेनी मास्टर बनना सीख रहा था और टाक के फादर पैनकेक बनाना सीख रहे थे। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं लेनी और टाक के फादर के बीच में कुछ बहस हो जाती है क्योंकि टाक के फादर ने बोस्टन में कॉन्सर्ट करने के बारे में प्लान किया था, लेकिन लेनी ये सब करने से मना करता है क्योंकि लेनी को ऐसा लगता है कि बोस्टन में कॉन्सर्ट करना मौत को बुलावा देना जैसा है। टाक के फादर कॉन्फिडेंस में कहते हैं अभी ये लोग डरे हैं, अगर हम लोग कॉन्सर्ट करते हैं तो लोगों का डर थोड़ा कम होगा। और वो कहता है कि म्यूजिक में इतनी पावर है कि वो लोगों का डर भी कम कर सकता है। पर लेनी कहता है डर का तो पता नहीं, पर म्यूजिक की वजह से D2 इंसानों को ऊपर पहुंचा देंगे। पर कुछ देर बाद लेनी भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम वहीं D2 के अटैक वाला सीन देखते हैं और लेनी बुरी तरीके से घायल पड़ा था और वो देखता है कि एक बच्चा केंजी के पास आकर रो रहा था और फिर उसे पता चलता है कि ये जरूर केंजी का बेटा होगा यानी टाक। फिर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम बहुत ही मुश्किल से लेनी की जान बचा लेती है और वो हॉस्पिटल में बैठा था तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर सागन आता है और लेनी से कहता है कि तुम में कंडक्टर बनने की पावर है तो क्या तुम फाइट करोगे। और इस बात पर लेनी मान जाता है और उसे उसकी म्यूजिक का टाइटन मिलती है। टाइटन बहुत ही चीयरफुल स्माइलिंग पहले दिन से ही है और टाइटन लेनी से हंसने के लिए कहती है, पर लेनी कहता है कि अभी वो हंसने के मूड में नहीं है। फिर टाइटन कहती है कि ठीक है हम दोनों के लिए मैं हंसती रहूंगी। फिर टाइटन लेनी से प्रॉमिस करती है कि जब भी लेनी दुखी होगा और उसका मूड खराब होगा तो टाइटन लेनी के लिए हंसेगी। तो लेनी भी उससे प्रॉमिस करता है कि जब टाइटन दुखी होगी तो लेनी भी हंसेगा। फिर हम देखते हैं लेनी और टाइटन मिलके बहुत सारी फाइट करते हैं। फिर वो फाइट के बाद प्लान बनाते हैं कि वो वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे डेस्टिनी और हेला की फाइट हो रही थी और यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि हेला और हेवन की जोड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उनका टीम वर्क कमाल का था और हेवन एक अम्ब्रेला से खुद को प्रोटेक्ट करती है और उसी से अटैक भी करती है। फिर डेस्टिनी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पे अटैक करती है। इस पे लेनी कहता है कि तुम थोड़े टाइम में ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। फिर टाक को गुस्सा आने लगता है तो वो अपनी फुल पावर यूज करता है और वहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और अब डेस्टिनी हेला और हेवन पे भारी पड़ रही थी, लेकिन जब डेस्टिनी उन दोनों पे बहुत ही बड़ा अटैक करने वाली थी तभी टाक के पेन होने लगता है और डेस्टिनी अपने म्यूजिक आज वाले फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और फिर हम देखते हैं टाक बेहोश हो गया था और वो उठ नहीं पा रहा था और ये देखकर हेला टाक पर अटैक करने जाती है पर टाइटन उसे बचा लेती है। लेकिन फिर जब हेवन टाक पे अटैक करती है और उस पर अपनी गन चलाती है पर लेनी उसके सामने आ जाता है और गन के सारे बुलेट्स लेनी को लग जाते हैं और लेनी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेनी टाक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और अपनी पावर आखिरी तक बचा के रखना क्योंकि हमें इन्हें म्यूजिक की पावर दिखानी है। और लेनी को इस हालत में देख टाइटन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है तो वो अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाती है और रेज में आकर हेवन और हेला से लड़ने लगती है और वो उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। टाइटन उन दोनों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करती है और टाइटन अब बहुत ही ज्यादा बेडलेस और पावरफुल हो जाती है क्योंकि अब उसके पास एक गन नहीं 5 गन्स आ जाती हैं और वो उन गन को एक साथ चलाती है जिससे बहुत ही बड़ा अटैक होता है। और वो अटैक हेला को लगने वाला था पर बीच में हेवन आके उसे बचा लेती है और हेवन बुरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर हम देखते हैं इस तरफ लेनी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ये देखकर टाइटन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है पर लेनी फिर भी स्माइल करता है और टाक लेनी से कहता है कि तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, तुमने अपनी जान मुझे बचाने के लिए क्यों दी। तब लेनी कहता है कि मैंने कसम खाई थी जिस दिन तुम्हारे फादर मरे थे मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें तुम खुल के पियानो बजा पाओ और तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो। लेनी टाक को हाथ लगाकर बोलता है कि तुम अब म्यूजिशियन बन चुके हो और ये कहकर लेनी मर जाता है और यहाँ पूरा माहौल सैड हो जाता है। टाक लेनी से कहता है कि तुम मेरे म्यूजिक के हारमोनी हो और टाक मान लेता है कि लेनी उसका मास्टर था। फिर अगले सीन में हम एना और लोटस को देखते हैं जहाँ पे लोटस कहती है अब जबकि डेस्टिनी और टाक थोड़े दिन के लिए फाइट से दूर हैं तो लोटस जरूर से एक ऐसा तरीका ढूंढ लेगी कि वो दोनों वापस से पहले जैसे हो जाएं। लोटस कहती है कि वो उन दोनों को ठीक करके ही रहेगी। फिर एना उससे पूछती है कि क्या उन दोनों की कंडीशन बहुत खराब है। लोटस कहती है हाँ दोनों की कंडीशन बहुत खराब है, खासकर टाक की, और टाक के पास तो एक महीना भी नहीं बचा है। फिर अगले सीन में हम दोगले ग्रैंड मास्टर सागन को देखते हैं और वो ब्लैक स्टोन के पास खड़ा था तभी अचानक वो ब्लैक स्टोन में अपना हाथ घुसा देता है जिससे कि वो ब्लैक स्टोन बहुत ही तेजी से फैलने लगता है और वो फैल के इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी सिम्फोनिका को तबाह कर देता है। और तो और उस ब्लैक स्टोन में से बहुत सारे D2 निकलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि D2 उस ब्लैक स्टोन के बच्चे हैं। फिर हम टाक को देखते हैं जो कि सो के उठाई था और वो न्यूज देखता है जहाँ चारों तरफ ये बात फैली हुई थी कि सिम्फोनिका में D2 ने अटैक कर दिया है और वहाँ पे जो ब्लैक स्टोन था
वो बहुत ही बढ़ रहा है और वो पूरे शहर में भी धीरे धीरे फैल रहा है। फिर डेस्टिनी टाक को कहती है कि उसकी बहन एना और लोटस अभी भी सिम्फोनिका में हैं, क्योंकि डेस्टिनी को उसका लिखा हुआ लेटर मिला था। फिर हम देखते हैं बहुत अलग अलग म्यूजिक आर्ट सिम्फोनिका पहुंच के डीडू से लड़ने लगते हैं और वो डीडू को बहुत ही एफिशिएंटली और प्रोफेशनल तरीके से मार रहे थे। फिर हम एना और लोटस को देखते हैं जो कि सिम्फोनिका से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और इधर हम टाक, डेस्टिनी और टाइटन को देखते हैं, वो तीनों मिलकर एना और लोटस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। टाइटन कहती है मैं उन दोनों को मारने के बाद सागन को मारने जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने सागन को नहीं मारा तो ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा और मेरे मास्टरों को भी शांति नहीं मिलेगी। डेस्टिनी उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टाक कहता है मैं भी सागन को मारने जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं मारा तो मेरे टीचर ने जो मुझे सिखाया है वो किसी काम का नहीं है। फिर हम देखते हैं वो तीनों सिम्फोनिका के अंदर आ चुके थे और वहाँ पे बहुत सारे डीडू थे और दूसरी तरफ एना ने लोटस को अपने कंधे पर उठा लिया था, क्योंकि लोटस चल नहीं सकती इसलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है। पर अभी यहाँ व्हील चेयर के लिए रास्ता नहीं है। फिर वो जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि एक डीडू उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर दूसरी तरफ टाक, डेस्टिनी, टाइटन मिलकर डीडू को मार रहे थे। डीडू को मारते मारते डेस्टिनी कहती है ये सभी तो अंडे की तरह फूट रहे हैं। तभी टाक कहता है फाइनल स्ट्राइक का टाइम आ चुका है। फिर डेस्टिनी एक अटैक करती है जिससे बहुत सारे डीडू मर जाते हैं, लेकिन तभी टाक की हालत खराब होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम एना को देखते हैं जिसपे डीडू अटैक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे वेलकरी आ जाती है और एना को बचा लेती है। और दूसरी तरफ टाक भी अपने होश में आ गया था और इधर वेलकरी उन डीडू से अकेले ही फाइट कर रही थी और काफी अच्छे से लड़ रही थी और वो सारे के सारे डीडू को मार रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीडू आ जाता है और फिर डेस्टिनी वेलकरी से साथ में लड़ने के लिए कहती है। फिर टाक की गाइडेंस से वेलकरी, टाइटन, डेस्टिनी तीनों मिलकर उस डीडू को मार देते हैं। फिर डीडू के मरने के बाद हम देखते हैं डेस्टिनी सीधे जाके एना को हक कर लेती है। फिर वेलकरी टाक को पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, लेकिन टाक उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और वेलकरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और टाक को उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन तभी टाइटन इससे परेशान हो जाती है और उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही थी। फिर टाक टाइटन से कहता है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तुम एना, लोटस और वेलकरी को लेके यहाँ से चली जाना और उन्हें किसी सेफ जगह पे ले जाना। टाइटन कहती है ठीक है, पर मैं वापस से सागन को मारने आऊंगी। तभी एना गुस्से में टाक से कहती है तुम्हें पता भी है तुम किस कंडीशन में हो और जिस कंडीशन में अभी तुम हो तुम मर भी सकते हो। और एना बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। तभी टाक कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं मर भी सकता हूँ। तभी एना दुखी होकर रोने लगती है। फिर टाक कहता है बहुत दिनों बाद तुम मुझ पर चिल्लाई हो। फिर टाक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं म्यूजिक को बचा के ही रहूंगा। और वो एना को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन तभी अचानक एना टाक को किस कर लेती है और कहती है मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों किया। और कहती है तुम्हें तो बस अपनी म्यूजिक की ही फिक्र है, तुम्हें अपने आसपास के लोगों की कोई चिंता नहीं है। और एना डेस्टिनी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए टाक को जिंदा ही वापस लाना। उसके बाद टाक और डेस्टिनी सागन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और डेस्टिनी टाक को कह रही थी कि तुम उस मूवमेंट के बाद से बहुत चुपचाप हो गए हो और तुम पूरी तरीके से लाल हो चुके हो। और फिर वो एक हॉल में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे डीडू थे और वहाँ पे हेला और हेवन भी थी। और टाइटन के उस अटैक की वजह से हेवन की हालत बहुत ही पतली थी और टाक उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सागन को मार के ही रहूंगा। और अचानक से हेवन अपनी पावर यूज कर देती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लेड उन दोनों के अंदर घुस जाता है और वो दोनों कंबाइन होकर एक अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। और ये देखकर टाक, डेस्टिनी चौंक जाते हैं और इस फॉर्म का नाम ऑर्फियस होता है। और ऑर्फियस टाक, डेस्टिनी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वो अटैक काफी ज्यादा हैवी थे और पूरी तरह से तबाही मचा रहे थे। पर टाक और डेस्टिनी एक बहुत ही बड़े स्टोन के पीछे जाके खुद को बचा लेते हैं। फिर डेस्टिनी कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो ऑर्फियस को जरूर हरा देगी। और टाक को भी जोश आ जाता है और वो लड़ना स्टार्ट कर देता है और डेस्टिनी ऑर्फियस से लड़ने लगती है। डेस्टिनी अपने गन से ऑर्फियस पे लगातार अटैक किए जा रही थी और ऑर्फियस को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर ऑर्फियस छोटे छोटे बॉम्ब डेस्टिनी पर फेंक देती है और वो बॉम्ब बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि डेस्टिनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। और हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्फियस के पास हीलिंग पावर है। फिर टाक और डेस्टिनी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर ऑर्फियस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करेंगे जिससे कि ऑर्फियस को हील होने में ज्यादा टाइम लगेगा और उस दौरान वो सागन को रोक पाएंगे। फिर उस प्लान के चलते डेस्टिनी ऑर्फियस के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है ऑर्फियस डेस्टिनी पर अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है जिससे कि डेस्टिनी को बहुत ही चोट लगती है। और टाक गुस्से में आ जाता है और वो जाके ऑर्फियस को एक किक मारता है और ऑर्फियस को उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो बस टाक का प्लान था, वो तो बस ऑर्फियस को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। और उसी दौरान डेस्टिनी पीछे से आके ऑर्फियस पे बहुत ही बड़ा अटैक करती है और उस अटैक से ऑर्फियस किटकैट बन जाती है, मतलब बीच में से कट जाती है। फिर डेस्टिनी टाक को कहती है कि यहाँ की सिचुएशन वो हैंडल कर लेगी, तुम जाके सागन को रोको। फिर हम देखते हैं कि ऑर्फियस खुद को रीजनरेट कर लेती है और फिर डेस्टिनी और ऑर्फियस वापस से लड़ने लगते हैं। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे कमांडर मिलकर डीडू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेला और हेवन आके उन
डीटू को मार गिराते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सागन आता है और कहता है कि मैं किसी को कुछ नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ सुख से रह पाओगे। और वॉर खत्म होने के बाद हम देखते हैं सागन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि वो लोग जीत चुके थे पर फिर भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और कई सारे मासूम लोगों की भी जान गई थी। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सागन बुरी तरीके से ब्लैक स्टोन में फंसा था और इस तरफ डेस्टिनी की बुरी हालत हुई पड़ी थी और उसको काफी चोट लगी थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और ऑर्फियस से लड़ने लगती है। और फिर हम सागन और टाक को देखते हैं जहाँ पे टाक उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। तब सागन अपना प्लान बताता है कि वो दुनिया के सभी डीटू को एक जगह बुलाएगा और अपने कंटिनेंट को सील कर देगा जिससे कि सारे डीटू एक ही जगह पे मारे जाएं। लेकिन उस प्लान में एक दिक्कत है कि अगर कंटिनेंट सील कर दिया गया तो उस कंटिनेंट के सारे लोग दब के मर जाएंगे। पर हम देखते हैं कि टाक पूरा सफेद हो रहा था और जब कंडक्टर सफेद होता है यानी कि वो मरने वाला है। फिर टाक सागन से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को मार दोगे। तो सागन वही पुराना डायलॉग मारता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और दूसरी तरफ हम डेस्टिनी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी और ऑर्फियस उससे कहती है कि मैं सागन के पास जा रही हूँ और तुम्हें मारने के बाद मैं टाक को भी मार दूंगी। और ये सुनकर डेस्टिनी को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उससे लड़ने लगती है और वो अपनी फुल पावर से ऑर्फियस को मुक्के मारने लगती है और डेस्टिनी की पावर बहुत ही बढ़ जाती है और वो कहती है कि वो हमेशा टाक के पास ही रहेगी और ऐसी दुनिया बनाएगी जैसा वो चाहता है। और वो उसे कसकर एक पंच मारती है और वहीं ऑर्फियस का सीन खत्म हो जाता है। और फिर फाइनली डेस्टिनी टाक के पास पहुंचती है और सागन को यहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन टाक और डेस्टिनी मिलकर सागन को खत्म कर देते हैं और फिर जो वो स्टोन थे वो टूटकर बिखरने लगते हैं और सिम्फोनी का ब्लैक स्टोन से आजाद हो जाता है। उसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाक एक गाना गुनगुना रहा था। तभी डेस्टिनी उससे पूछती है कि ये कैसा गाना है। टाक कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक जरूर लिखूंगा। डेस्टिनी उससे कहती है कि मुझे लगा था कि ये तुम नहीं लिखोगे। तभी टाक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करता हूँ। टाक कहता है कि शायद अब हमारी जिंदगी बहुत ही बिजी होने वाली है और टाक अपनी आंखें बंद करके कहता है कि वो थोड़ी देर सोना चाहता है। लेकिन तभी डेस्टिनी टाक को अपना लव कन्फेस करती है और उसे किस करती है और टाक को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और डेस्टिनी टाक को छोड़ के चली जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। अगर एनीमे पसंद आया हो और अगर ऐसे एनीमे और देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।